सुजानगढ़ के नयाबास स्टेडियम में शुक्रवार को विभागीय सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन मैच मेडिकल वॉरियर रेवेन्यू विभाग के बीच में शुभारंभ मैच हुआ। यह टूर्नामेंट 23 से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 12 स्थानीय सरकारी विभाग की टीमों में भाग लेगी, जिसमें न्याय विभाग, बैंक विभाग, पुलिस प्रशासन और रेलवे विभाग, पीएमओ, मेडिकल वॉरियर सहित डाक विभाग, बिजली विभाग, मेडिकल वॉरियर, लाडनू रेवेन्यू विभाग, पंचायत समिति, न्याय विभाग शामिल है। टूर्नामेंट का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है। उद्घाटन के अवसर पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दिनेश दादीच, सुजला हॉस्पिटल के राकेश चौधरी, डीसी कटारिया, डॉक्टर शंकरलाल दोयम, दीपाराम सांडेला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान सुजला हॉस्पिटल के राकेश चौधरी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए किया और शॉट लगा के शुभारंभ किया क्रिकेट टूर्नामेंट का। वहीं आपको बताते हैं नयाबास के स्टेडियम में खेली जा रही है क्रिकेट प्रतियोगिता, जो कि 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसमें विभागीय स्तर पर क्रिकेट खिलाड़ी भाग लेंगे। टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के शुभारंभ में मेडिकल की टीम ने विजय हासिल की। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सद्भावना का सीजन 2024 का आयोजन कर रहे हैं अपने सुजला हॉस्पिटल के सौजन्य से, जो आज अभी स्टार्ट होने जा रहा है। कितनी टीमें भाग ले रही हैं? 12 टीमें भाग ले रही हैं इस टूर्नामेंट में। किस तरह का इनाम रखा गया है? बस ट्रॉफी है हमारी तरफ से, एक ट्रॉफी है और विजेता को, उप विजेता को और सीरीज है, सीरीज है। पहले मैच के बारे में बताएं आप। पहला मैच हमारा है मेडिकल वॉरियर्स का एंड रेवेन्यू विभाग का है। गत दिवस पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा सालासर से बिदासर जाते समय तोदी मोटर्स पर विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पुषाराम गोदारा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप कुमार तोदी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साल उड़ाकर साफा पहनाकर पीसीसी चीफ का इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते डोटासरा ने बताया कि राज्य में भाजपा सरकार को कोसते हुए 3 महीनों में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार ने बताया कि गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, परेशान है। केंद्र की मोदी सरकार, जो कि बार बार झूठे वादे करके सरकार में आए हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको जनता सबक सिखाएगी। पत्रकारों को ये पूछने पर बताया कि 400 का टारगेट लेकर चल रही है भाजपा। डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से घोषणा करते हैं केंद्र के नेता, मोदी सरकार के नेता, का मतलब ईवीएम में सेटिंग कर रखी है क्या? दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंद्रराज खिचर, पूर्व प्रधान गणेश ढाका सहित कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ ने मीडिया से रूबरू होते सर, क्या कहना चाहिए? आने वाले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और 2-2.5 महीने में ही राजस्थान के लोगों में एक तरीके से निराशा हो गई, निराशा का वातावरण है कि ये क्या हो गया, हमने किनको चुन लिया, जिनका अता पता नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई 100 दिन की कार्य योजना नहीं है, ट्रांसफरों का अता पता नहीं है, किस नीति से करेंगे। जो जनहितैषी योजनाएं थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो चाहे दूसरी योजनाएं हैं, वो पूरी तरीके से निष्फल हो रही हैं। लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जो अंतरिम बजट आया उसमें किसी को कुछ मिला नहीं। आपके सुजानगढ़ ज़िले को आप देख लीजिए, क्या मिला है आप बता दीजिए। कुछ भी मिला नहीं, केवल बातें कर रहे हैं। और केंद्र की सरकार 10 साल से थोते वादे कर रही है, एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। न महंगाई की, न बेरोजगार की बात है, न कोई किसानों की बात है। आज किसान फिर दिल्ली कूच कर रहे हैं एमएसपी के लिए और अपनी मांगों के लिए। उनके गोलियां बरसाई जा रही हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनको आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या, चोर, लुटेरे, शराबी कहा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता कि जो किसान की आमदनी को दुगुनी करने का वादा करके जो मोदी सरकार आई थी 10 साल बाद में, पहले जब 3 काले कानून लाए तो आंदोलन किसानों ने किया तो 750 किसान शहीद हो गए, उनका जी भरा नहीं। और फिर आज सूचना आ रही है कि एक किसान फिर शहीद हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये लाठी गोली की सरकार है, दमनकारी नीति अपनाए हुए है, तानाशाह हुए हुए हैं, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वार्ता कर नहीं रहे हैं।
समस्याएं सुन नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव था, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की गई और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वोटिंग करा के वो जो कैंसिल किए गए थे वोट, उनको वापस काउंट करा के उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की मंजूरी दी है और वापस उसको आप और कांग्रेस का जो संयुक्त उम्मीदवार था उसको जिता करके और उनको मेयर के पद के ऊपर बैठाया। हाल ही में महेंद्र सिंह मालवीय भी चले गए हैं, बीजेपी में आ गए, कई नेता जा रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया करने चाहिए? आपने कल अमित शाह जी आए थे, उनका भाषण सुना होगा, आपके मीडिया के माध्यम से मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि कोई आ जाए, हमने बीजेपी में भी रहे हुए जो 25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ही कुछ नहीं दिया, तो ऐसे लोगों को हम क्या देंगे। एक बात तो बीजेपी की नीति स्पष्ट होगी। दूसरी बात मालवीय जी की, 4 बार एमएलए, 2 बार एमपी, 2 बार जिला प्रमुख, पत्नी जिला प्रमुख और मंत्री, इतने मान सम्मान और पद देने के बाद में, और आज सीडब्ल्यूसी के मेंबर उनको बना रखा था। ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार से अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो मैं समझता हूं कि जनता उसको माफ़ नहीं करेगी और उनका अब समय समाप्त हो चुका है। अब न वो बीजेपी से जीत सकते हैं, न वो कांग्रेस में वापस आ सकते हैं। उनकी जो दुर्गति होगी वो लोगों के लिए एक सबक होगा कि जो अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा को छोड़ करके अपने चंद स्वार्थ के लिए अगर कोई व्यक्ति पाला बदलता है तो उसमें किस प्रकार की दुर्गति होती है, ये देखने वाली बात आने वाले समय में होगी। तमाम बीजेपी नेता दावा करें आपकी बार 400 पार, 370 पार, क्या है भाई? तो इन्होंने कोई मशीनों में सेटिंग कर रखी है तो बात अलग है, नहीं तो कोई व्यक्ति कह सकता है। आप पहले कह सकते थे कि कौन एमएलए जीतेगा और कितने वोट से जीतेगा। तो ये तो लोकतंत्र का मजाक है कि देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि 370 और 400, और उसके बाद में जिस प्रकार चंडीगढ़ के मेयर की घटना हो और जिस प्रकार किसानों पे लाठी गोली चले, किसान मारे जाएं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं हो। आज यहाँ राजस्थान में पेपर लीक की बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। यहाँ 2 एकेडमिक के पेपर लीक हो गए, प्रतियोगिता परीक्षाएं की, तो बात ही अलग है। तो ऐसे में केवल झूठ की बात करने वाले लोग हैं, ये दंभ भर करके अहंकार में बातें कर रहे हैं। ये दिल्ली में सत्ता में नहीं आने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ। अंतिम सवाल, लोकसभा में कितनी सीटें आएंगी राजस्थान से? अब कितनी तो आप बता सकते हो, जनता बता सकती है। हम तो चाहते हैं कि सभी भी अच्छे तरीके से लड़ेंगे और बहुत अच्छी संख्या में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे वो जीत के जाएंगे। ये संख्या आज कोई नहीं बता सकता। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी गलत बोल रहे हैं, उनको कैसे पता चला, और दूसरी तरफ मैं संख्या बताने लग जाऊँ तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। लेकिन लोगों में ये है कि हमसे गलती हो गई, ये क्या हो गया। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उसकी योजनाएं अच्छी थी, कांग्रेस की नीति अच्छी है। लोगों में हर व्यक्ति से, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सुनने में यही आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन किन्हीं कारणों से उनके बहकाव में आ गए या उनका दुष्प्रचार काम कर गया और सत्ता नहीं आई। लेकिन अब पुनः कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख है और लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस को वोट दें। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश और जहां सबसे कम भूगर्भ में पानी है। हमारे पास चंबल के अलावा एक भी बारहमासी नदी नहीं। इस पानी की कमी से जूझते हुए विशेष तौर पर ईआरसीपी के बाद में ये दूसरा बड़ा समझौता, जिस बात को लेकर राजस्थान की विधानसभा में मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बार बात उठाई। भजनलाल जी की अगुवाई के अंदर जो फैसला हुआ है, उस फैसले में सीकर, चूरू और झुंझुनू, इन तीनों जिले के अंदर यमुना का पानी जो कुल मिला के हमारे पास आएगा
वो 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी, ये सरप्लस वाटर जिसका बरसों से हम इंतजार कर रहे थे, अब इसके डीपीआर की मंजूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हरियाणा ने जो न्यायालय के अंदर स्थगन ले रखा था वो भी उन्होंने हटा लिया और अब इसकी डीपीआर बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के समय में 2018-19 में इसकी बजट में घोषणा की थी 31,000 करोड़ की, और अब पहले चरण में 14,000 करोड़ रुपए इस यमुना के पानी को ताजेवाला हेड से और चूरू, झुंझुनू और सीकर में लाने के लिए। इसमें मूल रूप से ताजेवाला हेड से हमें 1971 क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। राजगढ़ ब्लॉक के अंदर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, झुंझुनू के अंदर सिंचाई का पानी मिलेगा, और कुल मिला के 1,96,000 हेक्टेयर धरती में जहाँ पीने के पानी का प्रबंध होगा। वहीं पेयजल की स्थायी समस्या का समाधान होगा, और जो एमओयू हुआ है उस एमओयू के अनुसार कैरियर कैनाल के से ये पानी हरियाणा से लाकर, और इसमें अलग अलग बैराज बनेंगे। चूरू में, राजगढ़ में भी एक बैराज प्रस्तावित किया गया है, और इससे हमारे यहाँ बहुत बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। हमारा ये डीपीआर के अंदर हमारे विधायक हरलाल जी और मैं मुख्यमंत्री से हमने भेंट की थी। हमने कहा था कि डीपीआर बने तो ये पानी चूरू तक आए, चूरू जिला मुख्यालय तक आए, क्योंकि अपनी योजना से जो पानी चूरू विधानसभा को और तारानगर विधानसभा को आवंटित पेयजल के लिए है वो लगातार कम पड़ता जा रहा है। नहरबंदी और दूसरे मामले के अंदर पेयजल संकट के अंदर ये ब्लॉक हमारे रहते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरह से जीवनदायिनी निर्णय है यहाँ के, जहाँ एक और आर्थिक दृष्टि से चूरू जिला आगे बढ़ेगा, चूरू सीकर झुंझुनू आगे बढ़ेगा, वहीं हमारा गिरता हुआ भूगर्भ जल उसके अंदर सुधार होगा। मोटे तौर पर इन्हीं बातों को लेकर और भजनलाल जी की सरकार ने जो फैसला किया है 450 रुपये में गैस का सिलेंडर, 56 लाख घरों के अंदर इस गैस का सिलेंडर मिलना प्रारंभ हो गया। हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर 76 लाख किसानों को अब पहले 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मिला करते थे, अब वो बढ़कर 8,000 हो गए। अब 1 जनवरी से यहाँ पैदा होने वाली हर लड़की बच्ची को, हर शिशु को, बच्ची शिशु को 1 लाख रुपए का बॉन्ड मिले। इस प्रकार के निर्णय के साथ साथ हर विधानसभा में 5 करोड़ की सड़कों के प्रस्ताव सरकार के मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और हम लोगों से मांगे, हम उनको प्रस्ताव देंगे। चूरू के अंदर भी जो चूरू के ड्रेनेज और सीवरेज का सेकंड फेज का पैसा जो पूर्ववर्ती सरकार के अंदर तत्कालीन यूडीएच मिनिस्टर कोटा के अंदर ले गए, उसकी भी हम योजना बनाकर उस राशि को यहाँ लाने का काम करेंगे। एक तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पहुंचे गांव दूंकर, जहां भामू परिवार ने भव्य स्वागत किया, किसानों ने भव्य स्वागत किया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा इस दौरान किसानों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उन्होंने कई बातें की, किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। डोटासरा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 वर्ष पहले किसानों के साथ जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए, इसलिए किसान अब आंदोलन के लिए मजबूर है। कांग्रेस पार्टी के साथ किसानों के साथ है। वहीं जन संवाद के दौरान रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल सहित अनेक के नेता ग्रामीण मौजूद रहे, जहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। भामू परिवार द्वारा, किशोर भामू परिवार द्वारा, सरपंच द्वारा, गाँव के लोगों द्वारा पीसीसी चीफ
गोविंद डोटासरा का भव्य अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभी नेताओं ने संबोधन करते हुए पूर्व गहलोत सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वर्तमान में भजन लाल सरकार। गौरतलब है कि पीसीसी चीफ पहुंचे भामू परिवार किशोर भामू के भवन आवास के निर्माण के शुभारंभ कार्यक्रम में, जहां भवन आवास के निर्माण में कार्यक्रम में भव्य आयोजन किया गया, जहां पे सुजानगढ़ व आसपास के बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे, जिनको संबोधन दिया पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने। वहीं आपको बता दें विधायक मनोज मेघवाल और रतनगढ़ विधायक पुषाराम गोदारा ने उद्बोधन दिया। कई नेताओं ने उद्बोधन दिया, जमकर कोसा राज्य की भाजपा सरकार को। देश में आंदोलन की तरह चल रहा है कि किस तरह से केंद्र की सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, और उसमें किसानों से संवाद करने के लिए खुद डोटासरा जी अपने बीच में आए हैं। इतनी शानदार खाने की आप लोगों की व्यवस्था और शानदार ये पांडाल की, उसके लिए किशोर जी भामू आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। केंद्र की जो नीतियां उससे किस तरह से दुखी है, उसका नजारा आप दिल्ली बॉर्डर पे देख रहे हैं। 3 साल पहले काले कानून, जो 3 कानून लाए थे, आप लोगों को पता, सैकड़ों किसानों उसमें शहीद हुए थे। उस पुरजोर विरोध किया, 1 साल तक डटे रहे। उस समय यूपी के चुनाव थे, और उस चुनाव की जब घोषणा हो गई तो उन्होंने इन कानून को वापस ले लिया, पर वो मानने वाले कहां। अब फिर किसानों के लिए एक परेशानी के लिए सबक बने हुए, और आज दुखी होकर किसान दोबारा उसी राह पे चल पड़ा है, और जो आंदोलन कर रहा है आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। अभी 3 दिन पहले पूरा सुजानगढ़ बंद किसानों ने रखा था, आपको ध्यान में, पूरा सुजानगढ़ बंद था उस दिन किसानों के समर्थन के, आप लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह से ये किसानों की घोषणाएं करते हैं और हकीकत में करते हैं एकदम खिलाफ। अभी राज्यपाल महोदय से उन्होंने भाषण में पढ़वाया कि गेहूं को 2700 रुपए एमएसपी, यानी न्यूनतम जो खरीद करेंगे हम करेंगे, और जब बजट में देने की बात आई तो क्या 2400 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। और जब हम लोगों ने जब पूछा कि आपने 2700 की बात करी है, 2400 में खरीदोगे कैसे होगा, क्या वो 5 साल बाद की बात करेंगे, 5 साल के लिए क्या है। अरे तो 5 साल में 2400 से 2700 ही होगा, 5 साल में तो हर चीज के भाव आप लोगों की सरकार में दुगने हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल 5 साल में आप लोगों ने दुगना कर दिया, महंगाई और दुगनी कर दी, और उसकी बात आ रही है कि 5 साल में 2400 से 2700 कर। तो ये वो सरकार है जिसने राज्यपाल महोदय से लिखित में भाषण पढ़वाया और देते समय ये। तो इस सरकार को आने वाला चुनाव दूर नहीं है, इसको उखाड़ फेंकने की सबसे ज्यादा किसान भाइयों की आज जरूरत है कि आप लोग इस जो लोकसभा चुनाव उसमें इनकी नीतियों का पुरजोर विरोध करें, इनको केंद्र से उखाड़ फेंकें, और जो किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पे डटा हुआ है अपनी मांगों के लिए, उन मांगों के समर्थन में आप लोग इस सरकार का पुरजोर विरोध करें। जिस तरह की ये हठधर्मी सरकार, क्योंकि इनके पास बहुमत की ताकत है, क्योंकि इनके पास बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आपकी भावनाओं से खेल के राज कर रहे हैं, ये वो सरकार है। इसलिए इस सरकार का आपको पुरजोर विरोध करना। आज खुद डोटासरा जी आए, मैं समय ज्यादा नहीं लेता, उनके लिए समय ज्यादा रहे इसलिए मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करते हुए उन्हीं को यह माइक दूंगा और निवेदन करूंगा कि आप जितना समय लें, आप लोगों के लिए कोई नहीं, अब अंतिम वक्ता के रूप में आप ही हैं, क्योंकि हमने वक्ताओं की लिस्ट छोटी रखी है। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ बहुत से बैठे हैं, आप सब लोगों की इच्छा थी अपनी बात किसानों तक रखें, पर चूंकि इनका आगे का कार्यक्रम है, इन्होंने बड़ी व्यवस्था के बावजूद अपन लोगों के लिए समय निकाला, समय दिया, इसलिए अपन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपन लोगों को अपनी बात रखें। किसानों को संबोधन दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूकर गांव में किशोर जी भामू ने मुझे बुलाया था किसानों के साथ में चर्चा करने के लिए, और अपने नए गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था उसमें मुझे आने का मौका मिला। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा, और किसानों से हमने बात की है कि किसान के हित की जो पार्टी, जो नेता सोचे उनके साथ में संगठित होकर के रहें, क्योंकि आज जो देश में वातावरण बना हुआ है उसमें किसान के साथ में वादा खिलाफी हो रही है, किसान परेशान है, आत्महत्याएं हो रही हैं, आंदोलन करने के लिए मजबूर किसान हो रहा है,
तो ऐसे में सब संगठित होकर के अगर उसका जवाब देंगे और किसान के हित की बात करेंगे तो कोई भी सरकार होगी उसको मजबूर होकर के किसान के हित की बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मोदी जी ने ये वादा किया था कि किसान की आमदनी मैं दुगुनी करूँगा, वो उनका समय चला गया, 2 साल ज़्यादा हो गए उनके समय के हिसाब से भी 2022 की बात की थी। आज किसान को लागत भी नहीं मिल रही है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू हो रही है और जो इन्होंने समझौता किया था 3 जो काले कानून वापस लिए थे, तब जो समझौता देश की सरकार ने किया था वो आज रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उस रिपोर्ट में एमएसपी का हवाला नहीं है और वो रिपोर्ट लागू भी नहीं हो रही है और एमएसपी की बात करना बंद कर दिया है सरकार ने। तो ऐसे में किसान फिर आंदोलन कर रहे हैं। तो हम सब लोगों का यही धर्म बनता है कि किसान से जो वादा किया है केंद्र की सरकार ने, वो केंद्र की सरकार वो वादा पूरा करे, किसान की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में कदम उठाए और एमएसपी की जो प्रमुख मांग है किसानों की, वो एमएसपी की जो है वो घोषणा तुरंत सरकार करे। ये बात हमने सब लोगों से, किसानों से कही। ऐसे में आंदोलन चल रहा है, राजस्थान का किसान ऊपर वाले पर निर्भर होता है और आंदोलन में साथ नहीं है राजस्थान का किसान। नहीं, देखिए आंदोलन में सब किसान साथ हैं, पूरे देश के किसान साथ हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करवाने के लिए हम सब लोग, पूरे देश के लोग साथ में हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। केवल केंद्र की सरकार जो है वो कुछ पूंजीपति लोगों को नुकसान नहीं हो जाए या उनके फ़ायदे के लिए ये एमएसपी का कानून नहीं लाना चाहती है और ये कह रहे हैं देश के केंद्र की सरकार कि इससे बहुत बड़ा एक धनराशि जो है बजट की वो किसान के ऊपर खर्च हो जाएगी, तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो विकास के काम रुक जाएंगे। ये उनकी गलत बात है। किसान जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक देश भी मजबूत नहीं होगा। और जब उन्होंने वादा किया था, खुद देश के प्रधानमंत्री जो आज हैं वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक कमेटी बनी हुई थी, जो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने एमएसपी का कानून लाने की बात कही थी। आज वो अपनी बात से मुकर रहे हैं और जिस दिन समझौता किया था उस दिन भी 12 महीने के अंदर अंदर फैसला करके कमेटी और एमएसपी की बात की थी। आज उस बात से वो मुकर रहे हैं, इसलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं, उनको ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको कटीले तार से रोका जा रहा है, उनको दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि जिस कांग्रेस जो है किसानों के साथ क्यों नहीं आ रही? निश्चित रूप से क्यों नहीं आ रही है? आ रही है ना किसान। तो हमने तो सबसे पहले समर्थन किया है कि किसानों के साथ में जो भारत बंद का आह्वान था उसमें भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आज भी आए। तो हम तो वही बात कर रहे हैं कि जो किसान की बात करे, उसके हित की बात करे, एमएसपी की बात करे, उस पार्टी के उस नेता के साथ में रहो, दूसरे लोगों के साथ में मत। जी, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत सारे कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में। भाई क्या फर्क पड़ता है? जिस आदमी को कांग्रेस ने एमपी बनाया, एक बार नहीं अनेकों बार बनाया, 4 बार एमएलए बनाया, मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया, आज क्या नहीं दिया उस कांग्रेस ने? वो 3 दिन में 3 बात कह रहा है। एक दिन तो कह रहा है मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, दूसरे दिन कहता है कि कांग्रेस राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं गई, और तीसरे दिन कह रहा है कि मुझे तो जो आदिवासी इलाके का विकास कराने के लिए बीजेपी और मोदी के मैं साथ में जा रहा हूं। तो उसकी कौन सी बात को सही माने हम? वो खुद बहके हुए हैं और किस लालच में गए हैं, किस दबाव में गए हैं, ये समय आने पे खुलासा हो। प्रमोद से कमलनाथ जी जैसे लोग भी छोड़ रहे हैं। कौन छोड़ रहा है? कमलनाथ जी? किसने? आपके फोन आया क्या? फोन नहीं है, लेकिन बाहरी कोई नहीं छोड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, पेपर लीक का मामला जो अभी राजस्थान में इसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आज के बाद में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ये प्रतियोगी परीक्षा के नहीं, एकेडमिक परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं। 10वीं 12वीं पेपर लीक हो गए, 10वीं 12वीं के हो गए, कॉलेज के हो गए, एनसीसी के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका हो गया। एक भी पेपर इनका बच नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया और देश में कानून बनाया। हमने पहले कानून, कड़ा कानून बनाया, देश में तो उन्होंने बाद में बनाया और हमसे कमज़ोर कानून उन्होंने बनाया। तो पेपर लीक, हम तो बार बार ये कह रहे थे कि ये युवाओं के साथ में कुठाराघात होता है, ये बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, इसका समाधान देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए। 10 साल में एक दिन नहीं बोले,
और जब राजस्थान के चुनाव आए तो दहाड़ दहाड़ के पेपर लीक कहते रहे। आज डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं। कौन इसमें शामिल था, कोई बताया इन्होंने? झूठे आरोप लगा करके अपने उल्लू सीधा करके चले गए, सरकार बना ली। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि आपने झूठी बातें की, आपने गलत बातें की, लोगों को भ्रमित करने का काम किया। और जो कांग्रेस की सरकार अच्छी योजनाएं ला करके लोगों को लाभ दे रही थी, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, उससे अब वंचित हो रहे हैं लोग बाग और पछता रहे हैं लोग। थैंक यू सर। सुजानगढ़ के मानव सेवा संस्था लोहारगाड़ा में आयोजित 10वां निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम श्री देव सागर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संत सानिध्य रहा आचार्य डॉक्टर दिव्यानंदपुरी निराला बाबा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थिति रही। वहीं सुप्रभा दीदी ब्रह्म कुमारी आश्रम का भी उपस्थिति रहना कार्यक्रम में शोभा बढ़ाना रहा। जय श्री धाधीर नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक ट्रस्टी मौजूद थे। प्रकाश सिंह, सुनील सिंह, अजीत सेठिया, एग्जीक्यूटिव मेंबर महावीर सेवा सदन, सभापति अमिल मारोटिया सहित समाज सेवी उपस्थित। इस दौरान कमला सिंह की महावीर सेवा संस्था के, रणजीत सिंह की मानव सेवा संस्थान के, मानवचंद्र श्राफ मंच पर मौजूद, जिनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। सर्वप्रथम महावीर सेवा सदन कोलकाता के एग्जीक्यूटिव सदस्य अजीत सेठिया ने कृत्रिम हाथ पांव शिविर के पीछे प्रस्तुत किया। वहीं बताया कि 131 दिव्यांगों को लाभ मिल चुका है इन शिविर के माध्यम से। इस दौरान 25 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रम के तहत मानव सेवा संस्थान में यह शिविर चलेगा, जिसमें अनेक दिव्यांग लाभ उठा सकते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में देव सागर मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके पर महावीर सेवा सदन कोलकाता द्वारा आज सुजानगढ़ के अंदर में आर्टिफिशियल लिम्स का कार्यक्रम किया गया है, जिसके अंदर में बहुत सारे लाभार्थी हुए हैं। 130 के ऊपर में लाभार्थी हुए हैं, जिनको लिम्स, कैलिपर्स और हाथ तीनों दिए गए हैं। 3 दिन का सिंगी मंदिर के अंदर में हमारा कार्यक्रम है। एक दिन पहले ऐसो शोभा यात्रा का था और आज है स्वामी वत्सल का जीवन का यहाँ पर ऐसो का कार्यक्रम है और कल है ध्वजारोहण का कल का ऐसो कार्यक्रम है। इस मौके पे हमारे परिवार के, सिंगी परिवार के सभी लोग आए हुए हैं और एक अच्छा धार्मिक कार्य हो गया और सबका आपस के अंदर में अच्छी गेट टुगेदर ऐसा सबकी हो गई है। देव सागर सिंगी जैन मंदिर, जिसका 110वां वार्षिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा है, उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज स्वामी वत्सल का भी कार्यक्रम है। तो साथ साथ में कल सवारी शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था और कल जो आने वाला दिन है उसमें मंदिर जी के ऊपर 110वीं ध्वजा चढ़ेगी। लेकिन इसी बीच में ही हमारे स्वर्गीय प्रताप सिंह जी सिंगी साहब की धर्मपरायण धर्मपत्नी, समाज सेविका, उदारवादी, बिंदास व्यक्तित्व की धनी श्रीमती कमला देवी सिंगी जी के ही दिशा निर्देशन में आज ये जो मानव सेवा संस्थान के द्वारा कैलिपर्स निःशुल्क 10वां विशाल कैंप का आयोजन किया गया, जिस कैंप के अंदर मेरा जहां ऐसा मानना है कि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की अर्चना से भी ज़्यादा बड़ा काम ये निःशुल्क सेवा का है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि पर हित के पीड़ा को देख करके जहाँ हमारे मन के अंदर एक भाव बन जाए कि इसकी पीड़ा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो ऐसी पीड़ा को दूर करने का जो संकल्प है हमारी श्रीमती कमला देवी जी सिंगी साहब ने ले रखा है और ये 10वां कैंप इन्होंने लगाया है। तो निश्चित बात है आने वाले समय में ये जो पुण्य कर्म जो कर रहे हैं, ये पुण्य कर्म ही आगे अगले खाते के अंदर जो लिखे जा रहे हैं। मैं तो तमाम भक्त आत्माओं से ही कहना चाहूँगा कि परमात्मा की भक्ति जहाँ अपनी जगह ज़रूरत वाली बात है, वहाँ पर ये सेवा यज्ञ भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरी है। क्योंकि किसी को हम चला सकें, किसी को हम रोटी खिला सकें, किसी के जीवन के अंदर रोते हुए को हम हंसा सकें, यही सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा है, परमात्मा की भक्ति, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। और इसी कार्य के अंदर मैं भी लगा हूँ और इसी कार्यक्रम के अंदर, इसी कार्यों के अंदर आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे कार्य में लगे जिससे हमारे पुण्य कर्मों का उपार्जन इन्हीं बातों से हो सके।